वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 3 MPC 031 चल रहा है और इसमें यूनिट 3 का नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में ये समझा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे वो इवॉल्व हुई थी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से, और उसके बाद उसको कंपेयर किया कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे आपके साथ दो तीन चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनकी नेचर के बारे में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जो नेचर है उसके बारे में, और तीसरी चीज़ कि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या चीज़ आती है। तो इन तीनों को ये बोलते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट कवर्स नेचर ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके बीच में, उनके परसेप्शन में क्या डिफरेंस है, एज अ होल पर्सन उनमें क्या फ़र्क है, मोटिवेटेड बिहेवियर क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पर्सन क्या होता है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के नेचर में आ जाएगा सोशल सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 5 कैटेगरीज हैं नेचर ऑफ पीपल में और 2 कैटेगरीज हैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस यूनिट में ये डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ पीपल से इन्होंने स्टार्ट किया है सबसे पहले कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम सीधा काम की चीज़ पे आए तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस फील्ड में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें 3 चीज़ें आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडेक्स में लिखा था, एक नेचर ऑफ पीपल आ जाता है, एक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में उसका रिजल्ट क्या निकलता है, एज अ होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिजल्ट निकलता है। इसको इन्होंने इस तरीके से बना रखा है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अंदर ये दूसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ जाता है नेचर ऑफ पीपल। तो पहला ये हुआ, फिर नेचर ऑफ पीपल, और तीसरा जो उसका रिजल्ट है, जो रिजल्ट यानी कि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये इन्होंने 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स में बनाया हुआ है। एंड इट शोज ओवरलैपिंग रिलेशनशिप। तो ये ऊपर जो सर्कल है ये कह रहे हैं कि इसमें ओवरलैपिंग रिलेशनशिप आपको दिख रहे हैं तीनों कॉन्सेप्ट के बीच में। कौन से 3 कॉन्सेप्ट है? नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेचर ऑफ पीपल है, और रिजल्ट में ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन। होलिस्टिक का मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको होलिस्टिक लिखा हुआ मिले उसका मतलब होल होता है। होल मीन्स कंप्लीट। तो कंप्लीट उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है, दोनों के नेचर का, पीपल का और ऑर्गेनाइजेशन का, उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो इनका थर्ड कॉन्सेप्ट है। When all fundamental concepts or organizational behavior about organization and people are taken together, it provides a holistic concept। मतलब अगर हम दोनों चीज़ों को एक साथ ले लें, नेचर ऑफ पीपल और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, तो लास्ट में उसका एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वही उस डायग्राम में भी उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करके लें कि ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, दोनों के कंबाइंड एफर्ट से जो रिजल्ट निकल के आता है वो एक होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। ये इन्होंने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। तो अब पहले ये बात करेंगे कि नेचर ऑफ पीपल के बारे में, कि जो लोग वहाँ काम करते हैं उसके अंदर बेसिक 5 कैटेगरीज इन्होंने बताई है कि 5 कैटेगरीज हमने कवर करनी है। सबसे पहली कैटेगरी उसमें आती है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हमने साइकोलॉजी में पहले से ही पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो आपस में हम सब में डिफरेंसेस होते हैं, जितने भी पीपल हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उन सब में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो सोशली हो, इमोशनली हो, इंटेलेक्चुअली हो, या बाय बिहेवियर हो, कोई भी डिफरेंस है, पर्सनालिटी हो, हम सब अलग अलग होते हैं, हम सब में डिफरेंसेस होते हैं। ये उसी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो एवरी मैन इज इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स लाइक ऑल अदर मैन एंड लाइक सम अदर मैन एंड लाइक नो अदर मैन। आप इसको ध्यान से समझो, इन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कुछ कुछ तो हम दूसरों की तरह होते हैं और कुछ लोगों की तरह होते हैं, लाइक सम अदर मैन, और कुछ हम बिल्कुल भी किसी की तरह नहीं होते। यानी कि कुछ चीज़ें हम में ऐसी होती हैं जो सबकी तरह होती हैं, जो सब में कॉमनली देखी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों में ही कॉमन देखी जाती हैं, जो यहाँ पे कह रहे हैं सम अदर। और कुछ होती है जो बिल्कुल इंडिविजुअल यूनिक होती है हमारे अंदर। तो ये यूनिक की बात कर रहे हैं लास्ट में, कि बिल्कुल यूनिक होती है, लाइक नो अदर मैन। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सबकी तरह होती है, कहने का मतलब है वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम सबके इमोशंस होते हैं, हम सबको वैल्यू चाहिए, हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो तो हमारी सबकी तरह है, लाइक ऑल अदर मैन। कुछ चीज़ें हमारी कुछ ही लोगों की तरह होती हैं, जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, हमारे मॉरल्स क्या है, वो हमारे कुछ ही लोगों से मैच करते हैं। हमारी ओपिनियंस क्या है, वो कुछ ही लोगों से मैच करती है। तो ये तो सिलेक्टेड हो गया कि कैसे सिलेक्टेड लोगों से हम मैच करते हैं। और लाइक नो अदर होता है कि हमारे खुद की पर्सनल चॉइसेस क्या है या हमारा नेचर क्या है, वो बिल्कुल ही लाइक नो अदर मैन, वो हमारा यूनिक हो जाता है, या हमारी परसेप्शंस क्या है।
तो लाइक पीपल डू हैव इन कॉमन, कह रहे हैं कॉमन क्या होता है सब में कि हम लोग सब केपेबल ऑफ लविंग है, वी ऑल वांट टू बी अप्रिशिएटेड। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो सब लोग चाहते हैं कि उनको अप्रिसिएशन मिले, उनको वैल्यू दी जाए उनके काम को। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये चीज़ सब में कॉमन होती है, ठीक है। और अगर यूनिक की बात करें तो ईच पर्सन इज यूनिक एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आफ्टर बर्थ एसेंशुएट दीज डिफरेंसेस। तो सबको यूनिक होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, हर यूनिक होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस यूनिक होते हैं, ठीक है। तो हर कोई एक दूसरे से अलग है और ये ऑब्वियसली एक सपोर्टेड फैक्ट है बाय द साइंस, क्योंकि हम अपने जब देखते हैं कि डीएनए प्रोफाइल है सबका अलग अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, तो ये तो साइंटिफिकली जो प्रूवन बायोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। उसके अलावा भी ये कह रहे हैं कि अगर हम वैसे डिफरेंसेस की बात करें तो एक तो हमारे में जेंडर डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर जेंडर यहाँ पे हंटर्स इक्वल टू मैन, गैदरर्स इक्वल टू वुमेन लिखा है क्योंकि ये सोशल कंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि बायोलॉजिकली सेक्स का डिफरेंस नहीं बता रहे हैं मेल फीमेल, जेंडर का रोल क्या है डिफरेंट। अगर मेल है तो उसका काम है हंटिंग करना, फीमेल है तो उसका काम है गैदरिंग करना या घर का काम करना। वो जो जेंडर रोल में डिफरेंस है ना, जो सोसाइटी का बनाया हुआ है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर डिफरेंस हो गया। फिर इंटेलिजेंस डिफरेंस में कास्ट में फ़र्क आ जाता है, एजुकेशन में फ़र्क आ जाता है, पर्सनालिटी में, ऑक्यूपेशन, जॉब, स्पेशलाइजेशन। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको ये इतना बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों में कई तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअली हो सकते हैं। सोशली में जैसे आपने देखा जेंडर का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और अगर हम देखें अपने पर्सनालिटीज़ में फ़र्क हो सकता है, वो बिकॉज ऑफ हमारी जॉब की वजह से, ऑक्यूपेशन की वजह से। तो बहुत तरीके से हम लोग अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें रिक्रूटिंग करना, जैसे जॉब हम किसी को सेलेक्ट करते हैं, जॉब देते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, या सिलेक्शन करना या उसको इवैल्यूएट करना, उस पर्सन को इवैल्यूएट करना, इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटिंग प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कि हर एक अलग अलग है, सबके अपने अपने यूनिक टैलेंट्स हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट को बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हर कोई पर्सन अलग होता है और उनको मोटिवेट करने का तरीका भी अलग होता है। हर एक पर्सन पैसे से मोटिवेट नहीं होता, किसी किसी को अपने काम में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मोटिवेशन बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी को उसको कुछ ऐसा काम चाहिए होता है जो चैलेंजिंग हो, जिससे वो ग्रो करे। तो कई लोगों का मोटिवेशन लेवल होता है चैलेंजिंग टास्क से, कई लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है हो सकता है कि इंसेंटिव से मोटिवेट हो। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, या जो भी उनकी अपनी पर्सनालिटी है या जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी मोटिवेशन टेक्निक्स भी उनके लिए अलग अलग यूज़ करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों की नॉलेज अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उनसे काम निकलवाने के लिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम निकलवाने के लिए मैनेजमेंट को इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक ही पॉलिसी से आप, अगर आपकी कंपनी में 200 लोग हैं या 2000 लोग हैं, आप एक ही पॉलिसी से उन सबसे काम नहीं करवा सकते हैं, एक ही टाइप की मोटिवेशन से आप सबसे काम नहीं निकलवा सकते। यू शुड कंसीडर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं सब में, तो किसी का टारगेट कुछ और होता है, किसी का सेल्फ मोटिवेशन का जो रीज़न होता है वो कुछ और होता है। तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी। फिर सेकंड जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंसेस इन परसेप्शन है। परसेप्शन मीन्स कि हम किस तरह चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि हम अलग अलग हैं तो हम सबकी डिफरेंट परसेप्शंस हैं, समझने का तरीका अलग है। ईच मेंबर हैज़ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशनल व्यूज़ और हॉराइजन्स बेस्ड ऑन फैक्टर सच एज, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है उसके बेस पे उसको चीज़ें समझ में आती हैं। जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है उसको, उसका परसेप्शन बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू कोई नया आया है। पर्सनैलिटीज़ के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नीड्स की कैसी है, डेमोग्राफिक फैक्टर कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से किस जगह पे रहता था, किस जगह पे पढ़ा लिखा है, बड़ा हुआ है, क्या क्या बायसेस है, मेंटल बायस दिमाग में, सोशल बायस किस तरह के हैं, पोजीशन क्या है, हायरार्किकल लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली माइंड में, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी चीज़ें मिला जुला के सबकी परसेप्शन पे फ़र्क डालती हैं। तो रियल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट इन द कलेक्टिव माइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रियल पिक्चर है ना वो सबके अपने माइंड में अलग अलग होती है, ठीक है। नाउ परसेप्शन मीन्स द एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस।
परसेप्शन से हम इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करते हैं जो हमारे काम की होती है, उसको समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अलग अलग सिचुएशन में लोग कैसे अलग अलग परसीव करते हैं चीज़ों को और अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे अज्यूम यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया। ठीक है, अब आपका जो इंटरव्यू ले रहा है, जो आपका एम्प्लॉयर है या इंटरव्यूअर है, वो आपके बारे में एक जजमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है आपके रिज्यूमे और इंटरव्यू के बेस पे। क्या जजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कमिटेड है या नहीं है, कहीं ये इनसिंसियर तो नहीं है, कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। और ये तो हो गया कि एम्प्लॉयर की साइड से वो क्या चीज़ अपने माइंड में परसीव कर रहा है। ठीक है, अब एज एन एम्प्लॉय एट द सेम टाइम जब आप वहाँ इंटरव्यू दे रहे हो बैठ के, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि आपकी कंपनी कैसी है या आपका बॉस कैसा है, विल ही बी ईजी टू वर्क विद, क्या उसके साथ काम करना ईजी रहेगा, आसान रहेगा या बहुत मुश्किल रहेगा, क्या काम मेरा इंटरेस्टिंग होगा, क्या मैं ज़्यादा देर तक अपना टाइम यहाँ पे बिता पाऊँगा। तो ये एक जो इंटरव्यूई है, जो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है, मैं एम्प्लॉय नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, इंटरव्यूई कह लो, जो इंटरव्यू देने आया है, उसके माइंड में ये परसेप्शन चल रही है क्योंकि वो उसकी परसेप्शन से देख रहा है और एक एम्प्लॉयर अपनी परसेप्शन से देख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में परसेप्शन को कंसीडर करना। इन पर्टिकुलर कह रहे हैं सोशल परसेप्शन बहुत क्रूशियल है। सोशल परसेप्शन मीन्स द प्रोसेस अलाउ पीपल टू मेक रीजनेबली एक्यूरेट जजमेंट अबाउट अदर पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, जिससे हम दूसरों के बारे में जज करते हैं कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनकी इमोशंस कैसी है, उनकी इंटेंशंस कैसी हैं। तो इन चीज़ों से जब हम इन चीज़ों के बारे में जब हमें नॉलेज होती है तो हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, जब हमें पता होता है कि सामने वाले को कैसा फील हो रहा है। जब हमारे अंदर सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जिसको बोलते हैं कि आज के टाइम पे आपके अंदर अगर एकेडमिक इंटेलिजेंस कम भी है ना तो भी चल जाएगा, लेकिन सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस कम होगी ना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जिनके पास सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो ये समझ जाते हैं कि दूसरा पर्सन कैसा फील कर रहा है या उस टाइम वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो इन चीज़ों की जब नॉलेज होगी तो आप अच्छे डिसीजन लोगे कि सोशली कैसे बिहेव करना है, और आज के टाइम पे वही बहुत ज़रूरी है आपको करियर में ग्रो करने के लिए। तो सोशल परसेप्शन में देखो इन्होंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, जहाँ पे आपका जो इंप्रेशन बनता है ना वो सोशल परसेप्शन पे बनता है कि आप किस तरह बात कर रहे हो, आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जैसे आपने सुना होगा कि इंटरव्यू देते टाइम जो लोग आपको सलाह देते हैं वो ये कहेंगे कि कॉन्फिडेंट दिखना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपको देख के लगना नहीं चाहिए आप नर्वस हो। तो क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी ज़रूरी है। तो कैसे आप ड्रेस करके जाते हो, कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्योंकि परसेप्शन बहुत ज़रूरी है किसका, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, कि उसके ऊपर आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ना चाहिए। फिर कॉर्पोरेट इमेज में क्या होता है कि जो लोग अच्छा अपनी इमेज बनाना चाहते हैं वहाँ पे वो बहुत काम करते हैं अपने ऊपर अच्छी इमेज बनाने के लिए, चाहे वो अपनी ड्रेसिंग सेंस पे काम करें, चाहे वो अपनी क्वालिफिकेशंस पे काम करें। तो ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल इंप्रेशन ऑन पीपल, इट्स कॉर्पोरेट इमेज ग्रेटली डिटरमाइंस इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट क्वालिफाइड। अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की भी तो कॉर्पोरेट इमेज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अगर अच्छी होगी तो वहाँ पे अच्छे लोग अप्लाई करेंगे, उनको अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, कोई भी उठ के नहीं आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड और लेवल रहेगा जिन कैंडिडेट्स का जो अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी की इमेज भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, तो जब फॉर्मल इवैल्यूएशन होती है जॉब परफॉर्मेंस की, जब आपकी अप्रेजल होने वाली होती है, प्रमोशन हो, सैलरी बढ़नी हो, तो वहाँ पे परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि आपने किस तरीके से आपको आपके काम को कंपनी के द्वारा परसीव किया जा रहा है कि आपने कैसा काम किया है, या आपका एज अ पर्सनैलिटी आप कितने कॉम्पिटेंट हो। तो दिस प्रोसेस शुड बी रैशनल। वैसे ही कह रहे हैं देखो ये चीज़ें ना वैसे रैशनल होनी चाहिए, इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए कि कंपनी का परसेप्शन कैसा है या उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्वांटिटेटिवली आपका काम देखना चाहिए, क्वालिटेटिवली रैशनली देखना चाहिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि हमारे सिनेरियोज़ में जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पे परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि कौन किस तरह अंडरस्टैंड करता है आपको देख। तो रिसर्च हैज शोन दैट पीपल जज एज सुपीरियर दोज इंडिविजुअल्स वर सिमिलर टू देम। मतलब कह रहे हैं पीपल जज एज सुपीरियर दोज इंडिविजुअल, जो उनके जैसे होते हैं ना उनको ज़्यादा बेटर मानते हैं, ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, जो उन्हें लगता है कि मेरे जैसे ही सोचता है, जैसे मेरी सोच है।
आपने देखा होगा, आप ग्रुप में भी आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा बात करते हो जो आपको लगता है आपकी जैसी सोच में है, उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, उनके साथ रहना पसंद करते हो। तो यहाँ पे भी परसेप्शन इतनी ज़रूरी है परफॉर्मेंस अप्रोजल में, जहाँ पे आपके सीनियर को ये लगना चाहिए कि आप उनकी तरह सोचते हो, आपका विजन उनकी तरह है बिल्कुल, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है। फिर परसेप्शन के बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है इसमें नेचर ऑफ पीपल में, हाँ होल पर्सन आती है। होल पर्सन का मतलब है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो हम एक होल पर्सन से डील कर रहे हैं, करेक्ट। अब उस होल पर्सन में उसकी नॉलेज भी आ जाती है, उसके स्किल भी आ जाते हैं और उसकी एबिलिटीज़ भी आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली हायर अ सेट ऑफ हैंड्स ऑफ अ वर्कर बट कंप्लीट पर्सन। तो जब आप एक पर्सन को हायर करते हो ना, ऑर्गेनाइजेशंस को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो एक पर्सन को हायर कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसकी एबिलिटीज़ को हायर नहीं कर रहे, वो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों हायर कर रहे हैं। वो खाली स्ट्रेंथ हायर नहीं कर रहे कि मेरे काम का पर्सन है, मैं इसको हायर कर लेता हूँ, ये मेरे लिए बहुत काम आएगा। जो उसकी वीकनेसेस हैं वो भी उसके साथ ही आएंगी। तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन भूल जाती है कि जो काम कर रहा है उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, उसमें वीकनेसेस भी हैं और उनके ऊपर हमें काम करना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वी ऑल हैव एटीट्यूड, सबके अंदर परसेप्शंस होते हैं, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, हम सबकी अपनी अपनी हेरिडिटी और एक्सपीरियंस, दो चीज़ें ये बनाती हैं मिलके। तो वी ऑल्सो डोंट एवर बिकम टोटली इमर्स्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ रिमेन आउटसाइड इफ वी आर टू रिमेन इमोशनली हेल्दी। तो सिर्फ कह रहे हैं कि पूरे तरीके से जो भी एम्प्लॉय है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही पूरा पार्ट बन जाता है। कुछ ना कुछ हमारा, मतलब कुछ ना कुछ तो नहीं, सब्सटैंशियल पार्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा पार्ट हमारा जो है वो हमारी पर्सनल लाइफ की तरफ भी होता है, और वो होना भी चाहिए अगर हमें इमोशनली हेल्दी रहना है। तो सोशियो कल्चरल प्रेफरेंसेस में यहाँ पे खंडेलवाल कह रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, इट इज़ preposterous to assume that when employees arrive to work they can or should leave at the point of entry their cultural baggage। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत गलत है अगर आप इस तरह सोच रहे हो कि कोई अगर एम्प्लॉय काम करने आ रहा है तो वो जो उसका कल्चर है वो बाहर गेट के बाहर ही छोड़ के आए, या जो उसका बैगेज है, जो भी उसके दिमाग में घर से घर की बातें, बाहर की बातें, या ऑफिस के बाहर की जितनी भी उसके टेंशन्स हैं वो दरवाजे पे छोड़ के फिर अंदर आए। ये बहुत गलत है इस तरह सोचना। एंड पिक इट अप एट द एंड ऑफ द वर्क, और जब जा रहा है उसके बाद वो उसको उठाए। ऐसा हो नहीं सकता कि ऑर्गेनाइजेशन में आप अंदर जा रहे हो तो आप अंदर जाते ही बाहर की दुनिया सब भूल जाओ, अपना घर बाहर भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई एम्प्लॉय कर ही नहीं सकता। तो ये गलत है इस तरह सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सबका अपना वर्क लाइफ होता है, पर्सनल होम लाइफ होता है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। Therefore, research has documented a bi-directional spillover effect between work-family conflict, such that spillover may occur from work to family और family to work। मतलब bi-directional spillover है कि दोनों तरफ इफेक्ट हो सकता है, कि वर्क से फैमिली पे इफेक्ट पड़ सकता है, फैमिली से वर्क पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को डील कर रहे हो, मशीन्स को नहीं कर रहे कि डेटा डिलीट कर दिया एंटर करते। तो दोनों साइड इफेक्ट होता है। तो इसके पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, नेगेटिव आउटकम्स क्या है, उन चीज़ों की बात यहाँ कर रहे हैं। दैट पॉजिटिव आउटकम्स कैन अक्योर फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन बोथ वर्क एंड फैमिली रोल्स। मतलब आप दोनों में जब आप अपना बैलेंस करके चलते हो तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होती है कि आप घर के काम भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हो और आप अपने ऑफिस का काम भी बहुत। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तब प्रॉब्लम आती है। तो दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जॉब सेटिस्फैक्शन और लाइफ सेटिस्फैक्शन का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन है आपस में। तो एक ये इन्होंने सिचुएशन दी है कि मान लो कोई लेडी है, ठीक है, जो काम कर रही है किसी ऑफिस में, उसके फादर बीमार है, वो उसका घर पे ध्यान रखती है, उसका बेटा छोटा है, इन्फेंट है, जिसके लिए वो उसको क्रच में या नर्स के पास छोड़ के आती है, तो उसे रोज़ शाम को जल्दी निकलना पड़ता है उसको पिक करने के लिए। और मान लो किसी दिन ऑफिस की मीटिंग लेट हो जाए तो उसका ध्यान बार बार कहाँ रहता है, उसकी घड़ी में रहता है, बार बार अपनी घड़ी देख रही है और उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरे को अपने छोटे बेटे को पिक करना है और घर में फादर बीमार है। अब इस केस में अगर मैनेजर उसको एज अ होल पर्सन ट्रीट करे, एज अ होल मतलब ये समझ के कि उसकी और पर्सनल लाइफ भी है, उसकी इमोशनल लाइफ भी है, उसकी सोशल लाइफ भी है, एज अ कंप्लीट, ना कि सिर्फ वो ये सोचे कि ये तो सिर्फ हमारे ऑफिस में अब आ गई है तो इसका तो वर्क लाइफ है सिर्फ। लेकिन अगर एक मैनेजर उसको एज अ होल पर्सन कंसिडर करेगा तो वो उसके साथ एम्पथाइज कर पाएगा और जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उसकी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस हैं
उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेगा, जहाँ पे वो फंसे ना। कोई ऐसा मैनेजर होगा जो समझेगा इन चीज़ों को, तो मे बी वो इस चीज़ से वो डील करेगा कि कैसे उसको टाइम पे छोड़ दिया जाए या मीटिंग्स को लेट ना रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे वो उसको एज अ होल पर्सन कंसिडर कर रहे हैं, नॉट ओनली कि वो सिर्फ एम्प्लॉय है उसकी, तो उसको रुकना चाहिए। तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आजकल कह रहे हैं बहुत सारी इनोवेटिव टेक्निक निकाल रही हैं कंपनीज, जैसे कैफेटेरिया स्टाइल या कंपनसेशन होता है, फ्लेक्सिबल कंपनसेशन सिस्टम होता है, जहाँ पे उनको वो खुद ही चूज़ करने देते हैं कि उनको किस तरह के बेनिफिट चाहिए, जैसे डेंटल प्लान, पेंशन प्लान, लीव अलाउंस, इस तरह से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। और कभी कभी तो फ्लेक्सी वर्क टाइम होता है, जहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग होते हैं काम के, कि जिनको जिस तरह से घर में अगर जैसे छोटे बच्चे हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो अपना टाइम जो है फ्लेक्सिबली दूसरी शिफ्ट चेंज करा सकते हैं। अच्छा, किसी किसी जगह पे क्रैचेस भी होते हैं, जिम भी होते हैं, जैसे आपने गूगल कंपनी का देखा भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि यहाँ पे तो वो ऑन साइट अपने वहाँ पे जिम प्रोवाइड करते हैं, गेम्स भी हैं, वीडियो गेम्स हैं, हेयर कट्स, ऑन साइट हेयर कट्स भी होते हैं एम्प्लॉयज़ की, स्विमिंग पूल है, मसाज रूम है। तो ये सारी चीज़ें उनको ये भी अलाउड है कि वो अपने पेट्स को ऑफिस में ला सकते हैं। इससे क्या होता है कि दे आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अ होल पर्सन, कि वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, उसकी एक पर्सनल लाइफ है, वो सोशल भी है, वो इमोशनल भी है, उन चीज़ों को भी कंसीडर करते हैं और उनको एज अ होल पर्सन ट्रीट करते हैं। तो कंपनी के साथ ऑटोमेटिकली एक ऑनेस्टी, एक डेडिकेशन अपने आप हो जाती है। तो आगे की 2 पॉइंट्स और हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।